हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट से संबंधित मनोविज्ञान के विषय में बात करेंगे, जो कि आपका यूपी टेट में 30 मार्क्स का आता है। और इससे संबंधित देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्न कि किस तरह से मनोविज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से और गर्भावस्था से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भावस्था से। अब इसके डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल है, मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। मानव जीवन के विकास के अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान मानव के पूरे जीवन भर होने वाले वर्धन, विकास एवं बदलावों का अध्ययन करता है। इसमें गर्भावस्था से लेकर के वयस्कावस्था के अंतिम स्तर तक के विकास का अध्ययन सम्मिलित होता है। सारणी में इसे आयु के आधार पर क्रम में प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो विकास क्रम होता है गर्भावस्था से लेकर के शुरू होता है। यहाँ पे देखिए विकास की अवस्था है, जिसमें गर्भावस्था आयु विवरण अगर हम देखें तो गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक। और शैशवावस्था कब तक होती है? ये जन्म से 3 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। और बाल्यावस्था 4थे वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। और यहाँ पर देखिए चौथा है किशोरावस्था, जिसे 13 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक की मानते हैं। और यहाँ पे देखिए वयस्कावस्था, जो 18 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो दोस्तों, इन स्टेज के विषय में आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना और बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य होता है, ये आपके यूपी टेट 1 से 5 तक में पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य जो होता है वो होता है आपका किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। यानी कि कोई भी बच्चा है जो एक ही कक्षा में बार बार पढ़ रहा है, यानी कि वो बार बार फेल हो रहा है और उसी कक्षा में पढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा अवरोधन। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं। शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में रहना होता है। क्लियर? यानी कि एक ही कक्षा में वो बार बार पढ़ता है, तो वो क्या कहा जाता है? अवरोधन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से और शारीरिक विकास से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये शारीरिक विकास से। क्लियर? तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे में वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होता है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह वृद्धि होती है। यानी कि वृद्धि क्या होती है? जो भी शारीरिक विकास होता है, जो भी शारीरिक परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त जन्मोपरांत से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन जो अधिगम एवं प्रशिक्षण आदि से प्रभावित नहीं है और उधरवर्ती हैं, यह भी वृद्धि है। वृद्धि की सीमा पूर्ण होने के पश्चात लंबाई में विकास होने की संभावना नगण्य होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए यानी कि जो हमारी लंबाई है वो हमारी वृद्धि के साथ ही होती है। और अगर हमारे शरीर का विकास हो गया तो लंबाई यानी कि पूर्ण हो गई, तो वहाँ पे वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अभिवृद्धि स्वतः होती है। व्यक्ति में वृद्धि का माप किया जा सकता है और मापन में वही तत्व अथवा विशेषताएं आती हैं जो जन्म के समय विद्यमान होंगी। अधिगम पर वृद्धि का प्रभाव देखा जा सकता है। जब तक बालक की मांसपेशियों की पर्याप्त वृद्धि नहीं हो जाती तब तक वह चलना तथा लिखना नहीं सीख सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अधिगम पर भी वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब तक बालक की जो मांसपेशियाँ वो सही तरीके से विकसित नहीं होंगी तो वो सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाएगा, अभ्यास नहीं कर पाएगा। किंतु यदि वृद्धि पर अधिगम अथवा अभ्यास का प्रभाव डाला जाएगा तो उसे हम विकास कहेंगे, ना कि वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम वृद्धि की बात हम शारीरिक लेवल तक ही केवल करेंगे, अगर यहाँ पर अधिगम की बात की जाएगी तो वो वृद्धि ना होकर के विकास हो जाएगा, क्योंकि अवृत्ति स्वतः घटित होती है। व्यक्ति की वृद्धि में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या।
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान और अनुमूल्यन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमूल्यन। यहाँ पर अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान ये तीनों ही संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन अनुमूल्यन नहीं है। क्लियर। तो देखिए अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था दिया है, प्रौढ़ावस्था दिया, किशोरावस्था दिया और शैशवावस्था दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, कोल और ब्रूस ने किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, वो आपका हो जाएगा बाल्यावस्था। क्लियर। बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये देखिए आंसर है, बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या, अक्षरों तथा शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। यहाँ पे देखिए नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों तथा शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए शिशु अवस्था में शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। उसके पश्चात शब्दों का ज्ञान, अतः अक्षरों तथा शब्दों के मध्य साहचर्य से नई भाषा सीखी जा सकती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक और संवेदी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, संवेदी। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो व्यवहारात्मक है, दैहिक है और संज्ञानात्मक है, लेकिन संवेदी नहीं है। क्लियर। यहाँ पे देखिए डिटेल में आंसर क्या दिया है, व्यवहारात्मक, दैहिक व संज्ञानात्मक तीनों संवेग के तत्व हैं, जबकि संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेद उत्पन्न होने पर दो स्तर पर परिवर्तन होते हैं, एक शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो संवेग होता है वो दो स्तर पर होता है परिवर्तन उसका, तो शारीरिक होता है और मानसिक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो संवेग का तत्व नहीं है वो कौन सा नहीं है, संवेदी नहीं है। क्लियर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन तभी समझ में आएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। और मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध और ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। संज्ञानात्मक के क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है कि सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर अवबोध आता है, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण और मूल्यांकन। क्लियर। ये आपको इसका स्टेप याद रखना पड़ेगा कि जो भी संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर उसके बाद अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, मूल्यांकन उसके बाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यही चीज़ें आप ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये जो नहीं है ये हम लोग जल्दी में पढ़ते समय छोड़ देते हैं और इसकी वजह से जो आंसर होता है वो हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना है कि भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भयों का अंत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। तो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता ये नहीं है, क्योंकि जो बच्चा बाल्यावस्था में है उसे भविष्य की योजना की सूझबूझ का उतना पता नहीं होता है।
तो यहाँ पर और बाकी सब इसकी विशेषताएं हैं, देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेता है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति उसकी होती है और काल्पनिक भयों का अंत होता है। यानी कि जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है तो वो जो काल्पनिक भय उसके अंदर रहते थे उन भयों से वो धीरे धीरे मुक्त होता है, वो रियलिटी की तरफ बढ़ता है। क्लियर। और वो धीरे धीरे तार्किक चिंतन करने लगता है और काल्पनिक कथाओं में वो अधिक रुचि लेता है विज्ञान में, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में जिसका जो ठोस परिणाम निकल कर आता है, इस तरह की वो काल्पनिक कथाओं में रुचि लेने लगता है। तो ये हो गई बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषताएं। और इसमें से कौन सा नहीं है, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ उसको नहीं होती है। क्लियर। तो आप जब भी पढ़िए तो आप हमेशा एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है, पावलोव, विने, चॉम्स्की और मास्लो। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, चॉम्स्की होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाएगा, जब आप पढ़ें अगर मनोविज्ञान कि भाषा विकास के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो भाषा विकास की अगर बात आती है तो वहाँ पर चॉम्स्की का नाम आता है। भाषा विकास से कौन संबंधित है, चॉम्स्की। तो ये आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन और उससे संबंधित आपको आंसर भी डिटेल में बताए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।